वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके पहले हमने मेथड्स देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। आज जो है हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करेंगे। इन अ केस ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर molecules, it may be assumed that the reaction take place when the molecule come in contact with each other. Thus, in the case of bimolecular reaction, the chemical combination will be assumed due to the collision of the molecule. तो यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर रिएक्शन बाई मोलिकुलर है, बाई मोलिकुलर का मतलब कि दो रिएक्टेंट हो, जैसे कि ए और बी, वो हमको दे रहा हो सी। अगर सी हमें बनाना है तो ए और बी को साथ में आना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर ए और बी को हमने भरा है, ए बी, ये गैस है, ए गैस है और बी भी गैस है, एज्यूम कर रहे हैं। तो अब अगर इसको सी में कन्वर्ट होना है तो क्या होना पड़ेगा कि भाई ए और बी अगर साथ में आएंगे तो ही जो है प्रोडक्ट सी बनेगा। अकेला ए सी नहीं बना सकता, अकेला बी सी नहीं बना सकता, या बी सी नहीं बना सकते, या ए सी नहीं बना सकते। ए और बी जो है सिर्फ प्रोडक्ट सी बना सकते हैं। तो इसके लिए ए और बी का साथ में आना ज़रूरी है। अब जैसे गैस है तो मतलब अगर वो साथ में टकराएंगे तो पॉसिबल है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सी के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर। मतलब इन दोनों का टकराना जो है वो ज़रूरी है, यानी कि कोलिजन होना ज़रूरी है। अगर ये कोलिजन नहीं होगा इन दोनों का तो जो है प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं। ठीक है, इतना एज्यूम किया। बट व्हेन वी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ड्यू टू द कोलिजन वी एज्यूम द एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव। और हम यहाँ पे क्या मान रहे थे कि भाई जितने भी कोलिजन हो ए और बी के, वो सारे के सारे जो है सी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ कोलिजन। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी रेट से ए और बी टकरा रहे हैं वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन के बराबर। जितने नंबर ऑफ कोलिजन हो वही हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर ये 100 बार टकराएंगे तो हमें 100 मॉलिक्यूल सी के मिलेंगे। मतलब इनका जो टकराना है वही हमको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऐसा अगर हम माने तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल है नंबर ऑफ कोलिजन के बराबर। जितना कोलिजन हुआ उतना ही हमको क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। पर क्या सही में ऐसा होता है? तो हम बोलेंगे ऐसा होता नहीं है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। इन प्रैक्टिस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ बाईमोलिकुलर रिएक्शन इज मच लेस देन द मैकेनिज्म सजेस्ट। पर जब हम ऐसा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ऐसा होता नहीं। जितने अगर मान लो कि 100 कोलिजन हुए हैं तो 100 कोलिजन से हमको ये 100 सी मिलने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। 100 कोलिजन हुए तो हमको 75 या 70, 65 उतना ही मिला। मतलब 100 कोलिजन होने पे 100 सी मिले नहीं। मतलब जितने कोलिजन हुए उतना प्रोडक्ट नहीं बना। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे कोलिजन सी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे। मतलब ए और बी टकरा रहे पर वो सी नहीं बना रहे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा हमको प्रैक्टिकल करने पर देखने को मिला। Hence it may be supposed that in the producing a chemical combination all collisions are not effective। मतलब जितने भी collisions हो रहे हैं वो सारे इफेक्टिव नहीं है। मतलब सारे के सारे जो है फ्रूटफुल collisions नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। So the molecules which react require a favorable state for the combustion of the moment of collision। मतलब उनको एक फेवरेबल स्टेट चाहिए, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तब जाके जो है वो कोलिजन के टाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज टर्म्ड एज एक्टिवेटेड स्टेट, और इसको नाम हमने क्या दिया है, एक्टिवेटेड स्टेट। इट इज अचीव्ड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द कोलिजन्स, हैंस देयर आर गेटिंग एक्टिवेटेड एवरी मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। अब एक्टिवेटेड स्टेट में आने के लिए उसके पास मिनिमम पॉसिबल एनर्जी चाहिए, तब जाके वो एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और जब कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
Thus, the additional amount of energy required to activate a molecule and enabling it to react, it's called energy of activation. मतलब जो जरूरी एनर्जी है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लगेगी, जब तक उसके पास ये एनर्जी नहीं आएगी तब तक जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। बहुत मॉलिक्यूल के पास होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होगा। जिसके पास नहीं होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिनके पास होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। एंड आर्नियस इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, K इज इक्वल टू AE रेज टू EA माइनस डिवाइडेड बाई RT। तो इसमें K जो है हमारा रेट कांस्टेंट है, A जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या आर्नियस फैक्टर या कांस्टेंट बोल सकते हैं, E एक्सपोनेंशियल चीज़ है जिसके ऊपर हमने EA लिखा है। EA जो है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R क्या है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केवल। तो ये इक्वेशन की मदद से जो है हम EA को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे भी हम देखेंगे। कंसीडर ए जनरल इक्वेशन के जिसमें हम A प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस C ऐसा हम एज्यूम कर ले। बिफोर द कॉम्बिनेशन टेक प्लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक अनस्टेबल स्टेट होता है ना, एक अनस्टेबल स्टेट जिसको अब ये दोनों में जा सकता है कि अगर बराबर से बॉन्ड टूटा तो वो प्रोडक्ट भी बन सकता है, अगर बराबर से बॉन्ड नहीं टूटा तो फिर से रिएक्टेड बन सकता है, उसको हम जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि BC के साथ AB आया, अब अगर AB बनाना है तो BC को बीच में से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और AB के साथ बॉन्ड बनना चाहिए, है ना, तब जाके वो जो है AB बनेगा और जो C है अलग हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे तीनों जुड़े हुए, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं, पर इससे प्रोडक्ट बनेगा, इसी से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मान लो कि A और B के बीच में बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा, जैसे थे वैसे के वैसे हम वापस आ जाएंगे, यानी कि हम जो है रिएक्टेंट थे वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। पर अगर BC के बीच में से बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा AB, है ना। तो ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है दोनों साइड, यानी अगर प्रॉपर हमारी मर्जी के मुताबिक अगर उसमें हो जाए तो प्रोडक्ट भी बन सकता है, अगर ना हो तो रिएक्टेंट वापस जैसे थे वैसे बन सकते हैं। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में तो तुम जानेंगे। अब उसी के आगे थोड़ा सा हमें आर्नियस इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी डिस्कस करनी है कि क्या बात है उसके लिए। आर्नियस इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आर्नियस इक्वेशन की मदद से हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, वो हमें देखना है। तो बहुत ही सिंपल बात है। तो एक लाइन में अगर बोले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये मैथमेटिकली जो है हम इक्वेशन को देख के भी बता सकते हैं। इक्वेशन में तुम देख सकते हो कि इक्वेशन क्या है कि K इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है कि A आर्नियस कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल EA बाई RT। अब देखो K जो है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब K इससे रिलेट नहीं करता है। तो K किसके साथ रिलेट करता है, यहाँ पे तुम देखो तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और R जो है वो भी कांस्टेंट है। दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी या तो टेम्परेचर है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, टेम्परेचर की, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर कहाँ पे है, डिवीजन में है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू घटेगी, ये K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, K की वैल्यू घटेगी। पर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो घटने वाली चीज़ अगर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू इंक्रीज, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जैसे कि ये डिवीजन में है ना, डिवीजन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑब्वियसली इसकी पूरी वैल्यू कम होगी, पर यहाँ पे माइनस साइन भी है तो माइनस में
अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। The Arrhenius proposed a quantitative relationship between the rate constant and the temperature as following equation A। ये जो हमने इक्वेशन अभी अभी देखी उसी के बारे में। Arrhenius studied that the effect of temperature on the rate of reaction. The equation called the Arrhenius equation is usually written in the form, ऐसे लिखा जाता है। ये अभी हमने तुमको बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ए क्या है, वो मैंने बता दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो अभी अभी हम लोग तुमको बताया, जो हम यहाँ पे भी देख के बता सकते हैं। मेकिंग द यूज ऑफ वेंटॉफ इक्वेशन, आर्नियस डिराइव्ड इन इक्वेशन शोइंग वेंटॉफ की इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये जो है डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर ऐसा है, इसका इस्तेमाल किया और यहाँ से जो है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है आर्नियस सजेस्ट द अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज जनरलाइज फॉर्म। इसको जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे अब जो है एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है ना। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। जब हम K1 और K2 और T1 T2 रख दें तो यहाँ पे देखो K1 K2 ऊपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम जो है इसको इसका ले सकते हैं और दोनों साइड लोग लेने पे हम जो है इस इक्वेशन को एज अ 3 जो दिया है 3 नंबर इक्वेशन, इसको हम ऐसा देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई, तो इससे जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको K1 K2 और T1 T2 पता हो तो इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है पता लगा सकते हैं। फिर ग्राफिकल नेचर ऑफ आर्नी की इक्वेशन, इसको जो है y = mx + c के फॉर्म में अगर हम करेंगे तो ये जो है y बन जाएगा, ये जो है पूरा कांस्टेंट वाला वो हमारा स्लोप बन जाएगा, t जो है हमको एक्स एक्सिस में रखना पड़ेगा 1/t, ये नीचे है ना इसलिए 1/t, और जहाँ पे लोग आएगा वो हमारा इंटरस्टेप होगा, मतलब जहाँ पे वो ग्राफ कट करेगा वहाँ पे हमारा लोग का वैल्यू आएगा। तो हमें स्लोप क्या है, लोग ए जो है यहाँ पे हमको मिला, और स्लोप इज इक्वल टू क्या है -EA/2.303 आर, ये जो है हमारा स्लोप बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे 1/t, वाई एक्सिस पे log k, इसको हम पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। थस नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट तो हमें पता ही है क्या होता है, तो स्लोप की वैल्यू अगर हम मिल जाए तो हमें उससे EA की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता ही है, हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है, स्लोप मिल जाए तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है थियरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट्स, तो उसमें 2 थियरी है, उसमें आज एक को हम डील करेंगे, बाकी जो दूसरी थियरी एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थियरी उसको हम कई और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ कोलिजन थियरी को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट, we observed that the basic requirement for a reaction to take place is that the reacting species must collide with one another, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रिएक्शन करवाना है तो उसमें जो रिएक्टेंट है उनका कोलाइड होना ज़रूरी है, अगर वो साथ में नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ कोलिजन थियरी फॉर ए रिएक्शन, ये इसी के ऊपर बेस्ड है थियरी। दिस थियरी वॉज डिस्कवर्ड बाय जो है विलियम लुइस एंड मैक्स टॉड्स इन 1916, जो हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। दिस थियरी इज बेस्ड अपॉन द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू विच द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड हैंस कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस भी हमने 12th या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भाई जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली कोई ना कोई डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, कोलाइड होते रहते हैं, या तो कंटेनर्स के साथ या उसके अंदर जो दूसरा गैस है उसके मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल के साथ कंटिन्यूसली जो है वो कोलाइड होते रहते हैं। सिंस फॉर ए कोलिजन टू टेक प्लेस एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल मस्ट बी इन्वॉल्व, अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल का साथ में हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर एटलीस्ट 2 होने चाहिए, एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। देयरफॉर ए सिंपल केस टू कंसीडर इज दैट द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो सिंपल केस में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर, मतलब 2 जो है रिएक्टेंट से बनने वाला रिएक्शन, प्रोडक्ट उसमें बनेगा जो उसमें 2 रिएक्टेंट हो गए।
In a bimolecular reaction, two molecules may react. They should not only collide, but the collision must be associated with sufficient energy so that the molecules are activated. अब सिर्फ कोलाइड होना काफ़ी नहीं है, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होनी ज़रूरी है. दिस मीन दैट नॉट ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव, जिसके बारे में हमने तुमको बताया कि जितने सारे कॉलिजन हो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. उनके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए. जब तक उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तब तक वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. द नंबर ऑफ कॉलिजन इन इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन. Let Z be the number of molecules in a 1 ml of a gas taking part in a binary collision per second. EA be activation energy, then the number of molecule reacting per second will be Z. अब यहाँ पे एक Z जो है वो है number of molecules in 1 ml of gas taking part in binary collision per second. एक सेकेंड के अंदर कितने गैसियस मॉलिक्यूल 1 ml के अंदर जो टकरा रहे हैं वो जो है हमारा Z पर सेकेंड, ml पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर. द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय dx by dt इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. इफ C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ यूनिट वॉल्यूम एंड K इज द स्पेसिफिक रेट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय dx by dt K टू C स्क्वायर. इसको हम सेकेंड नंबर की इक्वेशन से दिखा देते हैं. अब इन दोनों को साथ में हम इक्वल कर सकते हैं. इसको यहाँ पे हमने किया है तो इसको रीराइट करके हम दे सकते हैं कि K इज इक्वल टू Z इंटू EA बाई RT. अब ये जो है हमारी इक्वेशन आ गई है जिसकी मदद से जो है हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं या जो है कॉलिजन नंबर भी निकाल सकते हैं. तो और भी चीज़ें जैसे कि हम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. टेस्ट फॉर द कॉलिजन थियरी, कॉलिजन नंबर Z0 शुड बी कैलकुलेटेड. अब इसके अंदर अगर जब तक हमको कॉलिजन नंबर नहीं पता चलेगा तब तक जो है हम बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA इज़ टू बी डन. EA जो है इसका अंदर हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. वैल्यूज़ ऑफ K ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 3 शुड बी कंपेयर्ड विद प्रैक्टिकल वैल्यू. तो हम Z को नहीं पता, EA वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. अब है फेलियर ऑफ कॉलिजन थियरी. क्यों फेल हो गई, क्यों हुई जो है हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्या इसमें क्या खामी रह गई, इसकी बात करें. द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 3 इज मैच्ड विद द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सिंपल रिएक्शंस बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सिग्निफिकेंट डेविएशन इज ऑब्जर्व बिटवीन दिस रेट कांस्टेंट वैल्यू. तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए ही काम करता है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जहाँ पे मल्टीपल स्टेज में रिएक्शन होते हों उनके लिए जो है रिएक्शन ये इक्वेशन जो है काम नहीं करता है. तो सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाते हैं वैसे रिएक्शन के लिए तो बढ़िया है, पर जब मल्टीपल स्टेज आ सकते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ जो है मैच नहीं करती है एक्सपेरिमेंटल डेटा से. The reason could be that all collision between the A and B is not lead to the reaction even if both the reactant have sufficient energy. अब इनका क्या कहना है कि सिर्फ एनर्जी से भी काम नहीं चलेगा. जैसे कि मान लो कि A और B जो है 100 कॉलिजन कर रहे हैं और जितने 100 कॉलिजन हो रहे हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, फिर भी वो जो है C के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे. तो अभी तो थोड़ी देर हमने पहले बोला कि अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो वो सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. फिर हम अभी बोल रहे हैं कि एनर्जी है फिर भी सी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो उसके साथ एक और चीज़ हमें जोड़नी पड़ेगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना. प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी ज़रूरी है. अगर मान लो कि तुम्हारे पास ताले की चाबी है तो सिर्फ चाबी होने से जो है वो ताला खुल नहीं जाएगा. तो मैं उसको चाबी को ऐसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में उसके अंदर डालना. अगर उल्टी चाबी डालोगे तो उससे वो कोई ताला खुलने वाला नहीं है. यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. तुम अगर प्रॉपरली उस चाबी को डालोगे तो ही वो ताला खुलेगा. यानी कि सिर्फ एनर्जी से काम नहीं बनने वाला, एनर्जी ज़रूरी है पर सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी ज़रूरी है. जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा मतलब जिस साइड से बॉन्ड बनने वाला है वहाँ से नहीं टकरा रहा है. ऐसा मैं सिंपली अगर तुमको बोलूँ कि ए का बॉन्ड यानी कि वैलेंसी इधर भी खाली है और बी की वैलेंसी इधर खाली है, मतलब अगर बी यहाँ से इसके साथ टकराएगा तो इस साइड बॉन्ड नहीं बन रहा है, बॉन्ड तो इस साइड बन रहा है. तो इसका और इसका टकराना
जो है सिर्फ नया बॉन्ड बन जाने का जो है हर बार पॉसिबल नहीं होगा, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर ये इसके साइड घुमा होता और बाद में दोनों टकराते तो ही वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। इन सिंपल वर्ड, all colliding molecule having sufficient energy but no proper orientation, अगर बराबर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, विल बाउंस बैक विदाउट एनी रिएक्शन, वो एक दूसरे से फिर से टकरा के दूर हो जाएंगे विदाउट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस द ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर पी इन द इक्वेशन। तो इस सिर्फ ये इक्वेशन से हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, हमें एक और फैक्टर्स के अंदर पी जो है ऐड करना पड़ेगा, वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिसको हम पी से दिखाते हैं और जिसकी वैल्यू 1 से 10⁻⁸ तक आती है। तो ये इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा हमने चेंज किया। अब लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थियरी, द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द कोलिजन थियरी एक्सप्रेशन इक्वेशन 4 इज मैच्ड विद द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ द रेट कांस्टेंट ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन। वो तो हमने अभी थोड़ी देर के सिंपल रिएक्शन के लिए काम करता है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं करता है। In this theory, all atoms or molecule are considered as hard sphere. The structural aspect is not taken into consider. जब भी हम इसका कंसिडरेशन लेते हैं तो हम जो है हार्ड स्फीयर मान लेते हैं, कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वो हार्ड स्फीयर कंसिडर करते हैं, उनका शेप के बारे में हम जो है यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। The only requirement is not the energy of activation for the molecule but react with a proper orientation is also नेसेसरी। जो हमने पी फैक्टर अभी तुमको बात की, प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी बिकम्स हाई फॉर चेन रिएक्शन। अब ये प्रोबेबिलिटी जो पी है उसका जो फैक्टर, उसकी वैल्यू हाई बन जाती है जब चेन रिएक्शन हो रहा। तुम जानते हो चेन रिएक्शन क्या होता है, कि जैसे कि पॉलीमर रिएक्शंस होते हैं वो चेन रिएक्शन होते हैं, एक के बाद, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो वो भी चेन रिएक्शन हो सकते हैं। नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो है हमको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो ये थी हमारी थियरी, कोलिजन थियरी, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की, क्या है कैसे उसको हम जो है दिखा सकते हैं इक्वेशन से। तो इक्वेशन से हमने उसको दिखाया, उसके फेलियर के बारे में बात की, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की, फिर हमने आरडीएस इक्वेशन को भी देखा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। अब लास्ट एक हमारा इक्वेशन टॉपिक रह गया है, वो है एब्सोल्यूट रेट, रिएक्शन रेट, जिसको हम लास्ट लेक्चर के अंदर और थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और तुमको भी करने के लिए थोड़े से देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।